नमस्कार। गोदान पार्ट 2 आपने देखा था और ये पार्ट 3 है। ये जो गोदान का पार्ट 3 गोदान का ये पार्ट 3 है, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास है। तो आपको पार्ट 2 तक आपको पिछले वीडियो में था, इस वीडियो में पार्ट 3 यहाँ पे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़े से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो वो कोई ठोक ठाप नहीं। भोला गाय की पहिया को होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या बहुत याद करके बहुत इच्छा से दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते से कुछ दिक्कत न करे। वह तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये दे देते, पर उनके यहाँ मैं पहुँचा क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देता। हाकिम जो गज की सेवा का मतलब क्या समझे, तो खून चूसना भर जानते हैं। वो दूध देती है, रखते फिर किसी के हाथ बेच देते। पढ़ती कौन, रुपया है सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी है जो तुम्हारे घर आराम से रहेगी। न होगा तो तुम आप खाक कर सो रहो और गौ भूखी खड़ी रहे, उसकी सेवा करोगे तो चुमकारोगे। गौ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपये 100 बाजार से निकले थे और सोचा था कि महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे। महाजन का उधार पहले ही न चुका थे। इतना जानवरों को क्या खिलाएंगे, वह चिंता मार डाल रही थी। चुटकी चुटकी भर खिलाओगे तो मन रोज पर खर्च है, भगवान ही पार लगाए। होरी की सहानुभूति स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमें एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला के माथा ठोकर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोज बांटता है। कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई उसका गम तो नहीं, पत्ती खिलाकर जिंदा जिला लूंगा। लेकिन अब यह रावत बिन नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये में भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसके इन्हें संदेह नहीं होता है। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और भाव ताव में वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई चुराने के लिए महाजन की घंटों चिचौरी करता रहता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए और किसी को फुसलाने पर नहीं आता है। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के अस्थायी सहयोग, वृक्षों को फल लगाने, उन्हें जनता खाली खेती अनाज होता था, वह संसार के काम आता था। गाय के थन में दूध वह खुद नहीं होते थे, जाति दूसरे ही पीने नहीं जाते, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है तो उसे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति से कुशल स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर को हाथ सेकना उसने सीखा न था। भोला संकट में कथा सुनते ही उसने मनोवृत्ति बदल गई। बगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें चलकर उठा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे, मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आद्र कष्ट से कहा, तुम्हारे बैल भूखे न मरे, तुम्हारे पास भी तो भूसा बहुत सारा रखा है। नहीं दादा, अवली भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तो उनसे नाहक भूसे में चर्चा की। लेकिन तुम्हारे बैल भूखे नहीं मरेंगे, भगवान कोई न कोई सिविल निकालेगा ही। आषाढ़ सिर पर चढ़ गई है, कड़वी तो लूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई है, तुम इसे अच्छा से आकर ले जाना।
किसी भाई ने नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल ले जाने से पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय है। होरी वे चाल को खाल निकालने की शक्ति होती है। वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता है। भोला जब नगद रुपये मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय को नहीं बेच रहा था, बल्कि इसका कुछ और आशय था। लेकिन जैसे ही पत्तों के खड़कने पर घोड़ा कारण ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज को लेना पाप है और वह बात जन्म जंतुओं तक उसकी आत्मा का अंश बन गई। भोला ने गद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूंगा भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब के यहाँ ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घोड़ी भर के लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। भोला तुमने आज मुझे वार लिया ही होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को न भूल जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्वीकृति हो रही थी। 10-5 भूसा चला जाएगा, बेचारों को संकट पड़कर अपना चिताओं पर सारा हो जाएगा। गाय खोल जाऊंगा और भगवान करे मुझे इस पर मेरे का कुछ न आए। उसने पीठ पीछे फिकर देकर कौड़ी गाय के पुट पर मधुमक्खियां उड़ाती है और हिलाती है। मर्दानी मन से गाय की तर झूमती है। मिस्री और बेरी दोनों औरत पाट के गांव में जिले के एक नाम बताने की कोई जरूरत नहीं थी। होरी बिलारी में रहता था। राय साहब अमरपाल सिंह सिमरी के दोनों गांव के केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था और कैंसिल में मेमोरी छोड़कर चले गए थे। तब से उसके इलाके में असामियों के उनकी बड़ी श्रद्धा होती थी और उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती थी और डांड का बेकार की कड़ाई कुछ कम होकर मगर यह बदनामी की मुख्तार पर सिर चढ़ जाती थी। लग सकता है कि वो बेचारे भी उसी व्याख्या के गुलाम थे और जादू के काम पर कैसे होता था। वैसे ही राय साहब ने सज्जनों पर उनमें से कोई असर न डाले। आसमी को संस्कार होकर बोल वह काम कर निकल पड़ते थे। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्म से मोलचल बनाए रखते थे और उनकी नजरों पर डालिया और कर्मचारी की विस्तृत जैसी चली आती थी और साहित्य प्रेमी परंपराओं को शौकीन थी और अच्छे लेखक और अच्छे निश्चय थे। तो ये अपने पार्ट 3 का गोदान वीडियो है और पार्ट 4 अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।